राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है बौद्धिक विकास वृद्धि। बौद्धिक विकास वृद्धि से संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे आज हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लोइंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लोइंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यह जो कि रेमंड वी केटल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लोइंग सिद्धांत जो है कि रेमंड वी केटल के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बुद्धि की क्रिस्टलाइट्स बनाम फ्लोइंग सिद्धांत रेमंड बी केटल द्वारा प्रतिपादित किया गया। केटल के साइकोमेट्रिक आधारित सिद्धांत के अनुसार सामान्य वृद्धि जी को जी एफ और जी एस से एस में विभाजित किया गया है। फ्लोइंग इंटेलिजेंस सिद्धांत तर्क समस्याओं को हल करने की क्षमता है और कई महत्वपूर्ण कौशल जैसे समझ, समस्या समाधान और सीखने के साथ हस्त सह संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट होता है। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है तो किसके द्वारा प्रकट करता है। तो अधिगम की उन्नति एवं गति को, बोलने की गति को, धारण की गति को, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अधिगम का वक्र ग्राफ जो है कि ग्राफ द्वारा प्रकट करता है अधिगम की उन्नति एवं गति को, भूलने की गति को, धारण की गति को। उपरोक्त कथन द्वारा यह स्पष्ट है कि इस कथन में उपयुक्त में से कथन सही है, सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तो व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार इसमें से कौन सा है। आर्मी अल्फा परीक्षण, क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण या आर्मी बीटा परीक्षण, वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण। तो वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण जो है कि व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण जो कि व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। व्यक्तिगत परीक्षण यह मापता है कि आपने मनोविज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं और विचारों को एक विज्ञान के रूप में और सीखने को एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में कितनी अच्छी तरह समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तो धारा प्रवाह रूप में इंग्लिश तथा हिंदी को बोलने की अक्षमता, औसत से अधिक, औसत से बहुत नीचे बौद्धिक क्रियाशीलता और जो कि अंगीकारी क्रियाशीलता की क्षति, 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना। तो इनमें से इसका कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जो है कि पहला होगा धारा प्रवाह रूप में इंग्लिश तथा हिंदी बोलने की अक्षमता होगा। फिर उसके बाद जो है कि अंगीकारी क्रियाशीलता की क्षति, 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना। तो ए सी डी, इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बौद्धिक क्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। धारा प्रवाह रूप में इंग्लिश तथा हिंदी बोलने की अक्षमता, अंगीकारी एडॉप्टिव क्रियाशीलता की क्षति, 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक बढ़ाव की प्राप्ति के सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक बढ़ाव की प्राप्ति के सही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसका पहला हो जाएगा कि वस्तु अस्थायित्व रहेगा। पहले जो है कि उसका वस्तु बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने की प्राप्ति का सही क्रम में वस्तु अस्थायित्व रहेगा। बच्चा जिस वस्तु को जिस जगह देखा रहेगा तो उसके दिमाग में छप जाता है कि यह चीज उसी स्थान पर है। तो वस्तु अस्थायित्व रहेगा। पर उसके बाद जो है कि कल्पनात्मक खेल खेलेगा। कल्पनात्मक खेल खेलेगा पहला है। दूसरा है फिर उसके बाद लंबाई संरक्षण, घोतक विचार। तो पहला बी ए सी डी जो कि सी में है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बच्चों के संज्ञानात्मक बढ़ाव की प्राप्ति का सही क्रम है वस्तु अस्थायित्व, कल्पनात्मक खेल, लंबाई संरक्षण, घोतक विचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है। समाहारी परिचालन व्यवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था में कोई संबंध नहीं। तो समझदारी तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है। समाहारी परिचालन व्यवस्था, औपचारिक परिचालन व्यवस्था, पूर्व परिचालन। तो यह जो है कि इसका हो जाएगा औपचारिक परिचालन अवस्था हो जाएगा। औपचारिक परिचालन अवस्था में जो कि समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में विकसित होती है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो शक्ति से आप किसे नियंत्रित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं। संपत्ति को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को। तो जो है कि इससे हम जो कि ज्ञान, तो इसका सभी हो जाएगा, सभी को, संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो शक्ति एम्पावरमेंट से हम संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति आदि चीजों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु 6 वर्ष की होती है। तो इसका आंसर सी सही है, 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तीव्र बुद्धिमानों का आईक्यू होता है। तीव्र बुद्धिमानों का आईक्यू होता है कितना, 140 से अधिक। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है। उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है। तो समान समय से पूरा जाती है। कब आती है, सामान्य समय से पूरा जाती है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम किससे संबंधित है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम जो है कि अतिरिक्त से निश्चित की ओर संबंधित है। पूर्व से अंत की ओर नहीं, अतिरिक्त से ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह गलत है, ज्ञात से अज्ञात नहीं, अज्ञात से ज्ञात की ओर और अंत से पूर्ण की ओर, उल्टा दिया इसमें। और इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा, अतिरिक्त से निश्चित की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जटिल से सरल से जटिल की ओर, तो जटिल से सरल की ओर होगा। तो इसका जो कि बुद्धि व मानसिक स्थिति जो वस्तुएं उन तथ्यों को समझने उनसे उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अतिरिक्त से निश्चितता की ओर जाना बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है। मानसिक आय MA/CA गुणे 100। तो MA/CA गुणे 100। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। व्यक्ति के शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षणों द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंग प्रदान करता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि मानसिक आय वास्तविक आय गुणे 100। मानसिक आय वास्तविक आय, पहले मानसिक आय को देखा जाए फिर वास्तविक आय को, और फिर इसको भाग दे दिया जाएगा, जितना आएगा उतना बुद्धि लब्धि हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। किसका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। श्रव्य साधनों के द्वारा, दृश्य साधनों के द्वारा, श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा, व्यवहारिक अनुभव द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावित होती है। तो जो है कि इसमें से हो जाएगा श्रव्य तथा दृश्य साधनों के द्वारा होगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, श्रव्य तथा दृश्य साधनों के द्वारा होगा। तो बचपन से ही व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ज्ञान की वृद्धि, इसमें इसका डी बताया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। तो व्यवहारिक अनुभव द्वारा, तो अनुभव के द्वारा। तो इसका सबसे अच्छा करेक्ट आंसर डी सही होगा, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। सॉरी,
तो बचपन से ही व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके लिए शब्द दृश्य सामग्री को उपयुक्त माना जाता है, जिसके प्रयोग से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जैसे सरल से कठिन की ओर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है? तो 130 से 140 से अधिक होती है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि मापन का स्वीकृति परीक्षण बनाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था। बुद्धि मापन का स्वीकृति परीक्षण बनाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था, तो इसमें से प्रथम मनोवैज्ञानिक जो कि बी ने थी, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो बुद्धि मापन प्रकृति का परीक्षण बनाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक बीने हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुद्धि मापन के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास बीने के कार्यों के द्वारा हुआ। बीने ने बुद्धि परीक्षणों में आयु पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि किससे कम होती है? तो 80 से। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो है कि 80 से कम होती है, तो मंद बुद्धि बालक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है कि उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया? तो इसको जो है कि टर्मन ने विकसित किया था। टर्मन ने विकसित किया, तो इसका आंसर सी सही है। बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू का समीकरण विकसित किया था टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का समीकरण टर्मन ने दिया। व्यक्ति की मानसिक आयु जान लेने पर यह पता नहीं लग पाता है कि वह तीव्र समान या मंद बुद्धि का है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मैन ने किया। बुद्धि लब्धि क्या है, इसे जानने के पहले वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु का पता लगाना आवश्यक है। इसके बाद निम्नलिखित सूत्र का समीकरण द्वारा बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। बुद्धि लब्धि जो कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है। गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है भाषाई, संगीतकी, नाटकीय, अंतःवैयक्तिक या पारस्परिक। तो कौन सा समाहित है? तो गार्डनर के अनुसार तो भाषाई है, नाटकीय है, अंतःवैयक्तिक है, संगीतिक नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ज्ञान में बदलाव किससे संबंधित है? ज्ञान में बदलाव किससे संबंधित है? आत्मनिर्भरता, कार्य करना, लोग क्या जानते हैं, कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया। तो जो है कि ज्ञान में बदलाव तो ज्ञान में बदलाव जो कि लोग क्या जानते हैं इससे संबंधित है। लोग क्या जानते हैं, ज्ञान में बदलाव। अवृत्ति में बदलाव से संबंधित जो है कि कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया हो जाएगा। और विश्वास में बदलाव जो कि आत्मनिर्भरता हो जाएगा। आत्मनिर्भरता। कौशल में बदलाव मतलब कार्य करना। तो ज्ञान में बदलाव हो जाएगा लोग क्या जानते हैं। और अवृत्ति में बदलाव जो है कि कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया हो जाएगा। और विश्वास में बदलाव आत्मनिर्भरता है इसका।
इसका पहला है, और कौशल में बदलाव कार्य करना इसका दूसरा है। तो पहला चौथा, सॉरी, तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ज्ञान में बदलाव लोग क्या जानते हैं, आवृत्ति में बदलाव कुछ चीजों के प्रति प्रतिक्रिया, और विश्वास में बदलाव आत्मनिर्भरता, कौशल में बदलाव कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समस्या के समाधान ज्ञान करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है। समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो यह जो है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो बुद्धिशीलता समूह या व्यक्ति की एक रचनात्मक तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयास किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द को वर्ष 1953 में अलेक्स ऑसबोर्न द्वारा अप्लाइड इमेजिनेशन नामक पुस्तक से लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए इनमें से क्या है। तो विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए इनमें से क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोहराव, रिहर्सल करना, और व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, व्यवस्थित करना, बातचीत करना नहीं होगा, विस्तार हो जाएगा, लेबोरेशन हो जाएगा, विस्तार करना, लेबोरेशन हो जाएगा, विस्तार करना। तो ए बी डी। तो दोहराव, रिहर्सल, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन, विस्तार, लेबोरेशन हो जाएगा। विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित तथा धारित करने के लिए दोहराव किया जाता है, व्यवस्थित करना, विस्तार करना। तो पहला बी, ए बी डी। तो ए बी डी किसमें है, ए बी डी बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो विद्यार्थी काल के दौरान याददाश्त योजना को संग्रहित करने तथा धारित करने के लिए रिहर्सल, रिवीजन करना हो जाएगा, और व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, विस्तार, एलिबोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि से द्वारा दिए गए मानसिक गतिविधि के लक्ष्यों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो से द्वारा दिए गए मानसिक गतिविधियों के लक्ष्यों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो से जिसमें दिया गया से के द्वारा, तो इसका हो जाएगा जिम्मेदारी का चरण, कार्यकारी का चरण, अधिगामी का चरण, पुनर्योगी का चरण, मंच की प्राप्त करना। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो से के द्वारा जो है कि अधिगामी चरण हो जाएगा, मंच को प्राप्त करना हो जाए, अधिगामी चरण, मंच को प्राप्त करना, जिम्मेदारी का चरण, जिम्मेदारी का चरण। तो पहले होगा सी ई ए, फिर जो है कि जिम्मेदारी का चरण के बाद कार्यकारी का चरण हो जाएगा, कार्यकारी का चरण, तो बी, और फिर पुनर्योजित का चरण हो जाएगा, लास्ट में डी हो जाएगा, पुनर्योजित का चरण। तो सी ई ए बी डी, सी ई ए बी डी किसमें है, तो ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें इसका आंसर गलत बताया, पर इसका आंसर क्रम सही दिया है, आंसर गलत बताया है, तो जो कि इसका आंसर ए ही सही होगा। मंच प्राप्त करना, अधिकारी चरण, जिम्मेदारी का चरण, कार्यकारी चरण, पुनर्योजित चरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि BAISR के मौखिक BAISR के मौखिक उप परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं। तो क्या शामिल हैं। तो BAISR के
परीक्षण में मौखिक विसार के मौखिक परीक्षण में निम्नलिखित शामिल है। तो बोध, स्मृति अवधि, अंक गणित शामिल है। बोध, स्मृति अवधि, अंक गणित शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मार्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तर में शामिल है। मार्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तर में शामिल क्या है? तो मार्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तर में शामिल है तो पहचान उपलब्ध करना, मोरिटोरियस होगा। पहचान उपलब्ध करना, मोरिटोरियस। और जो है कि पहचान पूर्ववधित करना और पहचान बिखराव। तो पहचान उपलब्ध करना मोरिटोरियस, पहचान पूर्ववधित, पहचान बिखराव। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा। दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, जो कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वधारण के विकास को क्रमानुसार लिखिए। स्वधारण के विकास को क्रमानुसार लिखिए। तो स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण, आपसी तुलना का प्रकट होना, स्वधारण में अमूर्त वर्णन शामिल होना, स्व पहचान स्थापित, सुनिश्चित स्व का विकास। स्वधारण के विकास को क्रमानुसार लिखिए। तो पहले जो है कि क्रम में करना है इसे। तो स्व पहचान स्थापित करना, स्वयं से पहचान स्थापित करना, स्व पहचान स्थापित करना, और फिर उसके बाद जो है कि सुनिश्चित स्व का विकास करना। स्व पहचान स्थापित करना, सुनिश्चित स्व का विकास करना। फिर उसके बाद जो है कि सुनिश्चित स्व का विकास करने के बाद स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण करना, स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण करना, और आपसी तुलना का प्रकट करना, आपसी तुलना का प्रकट करना। लास्ट में जो है कि स्वयं धारणा में अमूर्त वर्णन शामिल करना, स्वयं धारणा में अमूर्त वर्णन शामिल करना। तो स्व पहचान करना, चौथा, पांचवा, पहला। चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, स्व पहचान करना चौथा है, और फिर चौथा है, और पांचवा, चौथा पांचवा किसमें है? तो चौथा पांचवा बी में भी है, डी में भी है। चौथा, पांचवा, चौथा, पांचवा और पहला। चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा। चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, डी में। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो स्व पहचान स्थापित करना, सुनिश्चित स्व का विकास, स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण, आपसी तुलना का प्रकट होना, स्वधारणा में अमूर्त वर्णन शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में जो है कि संवेदित बाध्यता है, संवेदित बाध्यता है तो उच्चारण विकार से संबंधित है। संवेदित बाध्यता तो उच्चारण विकार है, तो इसका हो जाएगा चौथा। तो इसका चौथा हो जाएगा। और धीरे धीरे सीखने वाला, तो धीरे सीखने वाला 75 से 90 के बीच आईक्यू हो जाएगा। 75 से 90 के बीच आईक्यू हो जाएगा। और बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे, बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे, बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे जो कि किससे संबंधित है? तो 130 अथवा इससे अधिक आईक्यू हो जाना है। 130, इसका पूरा आंसर इसमें नहीं दिया गया है। 130 अथवा उससे अधिक आईक्यू होना। फिर जो है कि संवेदी बाध्यता किससे है? उच्चारण विकार, ए का चौथा। और धीरे से सीखना, तो धीरे से सीखना का हो जाएगा 75 से 90 के बीच आईक्यू हो जाता है। तो चौथा और पहला देखते हैं किसमें है। चौथा, पहला, जो कि डी में भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी डी दोनों में है, तो इसका मिलान लिख लेते हैं पूरा। तो संवेदी बाध्यता उच्चारण विकार होगा, धीरे से सीखना, 75 से 90 के बीच आईक्यू होना,
धीरे से मतलब धीरे धीरे सीखना, तो 75 से 90 के बीच आईक्यू होना, और बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चे जो कि 1 से 30 अथवा इससे अधिक आईक्यू, डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में मुश्किल, तंत्रिका पेशी विकलांगता, सेरिब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्की मस्तिष्क अंगघात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है कि टीएटी से संबंधित है। किससे है? टीएटी से संबंधित है। और वयस्कों के लिए, तो वयस्कों के लिए जो कि वयस्कों के लिए VAIS हो जाएगा, WAIS हो जाएगा। क्या होगा? WAIS, वयस्कों से संबंधित WAIS हो जाएगा। और इसका मिलान जो है कि D हो जाएगा। और बच्चों के लिए बौद्धिक, बच्चों के लिए बौद्धिक, तो इसका जो कि बौद्धिक कम्बिनेशन हो जाएगा, बौद्धिक कम्बिनेशन हो जाएगा। बच्चों के लिए बौद्धिक का इसका आंसर WISC हो जाएगा, WISC हो जाएगा। और इसका मतलब बी से मिलान हो जाएगा। और शिशु विकास के मापदंड, शिशु विकास के मापदंड BSID, BSID हो जाएगा, BSID। तो दूसरा हो जाएगा। पहले का क्या है? तो पहले का जो है कि पहले का TAT होगा। क्या होगा? पहले का TAT तो यप से संबंधित है। और वयस्कों के लिए तो WAIS होगा, तो इसका D हो जाएगा। और बच्चों के लिए बौद्धिक, तो इसका जो है कि B हो जाएगा। और शिशु के विकास के मापदंड, तो इसका जो है कि A हो जाएगा। और नवजात शिशु का मूल्यांकन, नवजात शिशु का मूल्यांकन APGAR हो जाएगा, APGAR परीक्षण हो जाएगा, तो इसका C हो जाएगा। तो FDBAC किसमें? FDBAC, तो इसका जो कि A हो जाएगा, तो इसका आंसर A सही हो जाएगा। प्रोजेक्टिव टेस्ट TAT है। वयस्कों के लिए बौद्धिक परीक्षण VAIS है। बच्चों के लिए बौद्धिक परीक्षण WISC हो जाएगा। शिशु के विकास का मापदंड VSID हो जाएगा। नवजात शिशु का मूल्यांकन APGAR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बौद्धिक प्रतिक्रिया को सही क्रम में दीजिए। बौद्धिक प्रतिक्रिया को सही क्रम में दीजिए। अभिव्यक्ति, प्रथम सर्कुलर प्रतिक्रिया, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया, बौद्धिक कॉम्बिनेशन। तो बौद्धिक प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो बौद्धिक प्रक्रिया का सही क्रम जो है कि अभिव्यक्ति, प्रथम सर्कुलर प्रतिक्रिया होगा, द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया होगा, प्रथम सर्कुलर प्रक्रिया, द्वितीय सर्कुलर प्रक्रिया, और बुद्धिगत कॉम्बिनेशन हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, फिर अभिव्यक्ति रिफ्लेक्सिक हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रथम सर्कुलर, द्वितीय सर्कुलर, बौद्धिगत कॉम्बिनेशन, अभिव्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। शिक्षणिक मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है कितना? तो इसका हो जाएगा 75 से 100, डी हो जाएगा। तो शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर 75 से 100 होता है। मानसिक आयु का प्रयत्न बीने ने प्रदान किया था। मानसिक आयु के प्रयत्न के द्वारा हम बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त होने वाले अंकों को अर्थपूर्ण बना देते हैं। बुद्धि लब्धि मानक के मानसिक विकास की गति को प्रदर्शित करती है। 100 की बुद्धि लब्धि औसत मानसिक विकास को दर्शाती है। यदि बुद्धि लब्धि 75 हो तो तात्पर्य है कि उसकी मानसिक विकास की गति समान से कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक चुनौती वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि का स्तर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। मानसिक चुनौती वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। तो पहले क्रम में जो है कि हो जाएगा मंद बुद्धि, हो जाएगा मंद बुद्धि TMR पहला तीसरा, तो पहला तीसरा सी में है। फिर जो है कि IMR हो जाएगा प्रतिभाशाली मेधावी, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानसिक चुनौती वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का सही क्रम है बुद्धि लब्धि TMR EMR प्रतिभाशाली मेधावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि को प्रस्तावित किया है जिसमें शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धि को प्रस्तावित किया जिसमें शामिल है तो अंतःवैयक्तिक कौशल, प्रतिक्रियावादी कौशल, सूक्ष्म गति कौशल, संगीतीय कौशल होगा। तो कौन सा होगा? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को प्रस्तावित किया जिसमें कौन से शामिल है? तो इसमें से जो है कि अंतःवैयक्तिक कौशल है, प्रतिवादी कौशल है, अंतःवैयक्तिक कौशल है, प्रकृतिवादी कौशल है और जो है कि संगीती कौशल है। तो पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा किसमें है? तो डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में आता है ज्ञान, अनुभूति, प्रवृत्ति एवं रुचि, सोच और कुशलता। कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में आता क्या है? तो कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में जो है कि ज्ञान, सोच और कुशलता आता है। ज्ञान, सोच और कुशलता है, तो ए और डी सही है। तो ए और डी किसमें? सी में है, तो इसका आंसर सी सही होगा। इसमें मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मंदबुद्धि बालक का संबंध किससे होगा? तो मंदबुद्धि बालक जो कि पुरुष और महिलाओं में सामान्य संख्या होना यह नहीं है। बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि होगा। मंद बुद्धि बालक बुद्धि लब्धि से संबंधित है। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम जो है कि पुरुष और महिलाओं में विभिन्न संख्या होती है। पुरुष और महिलाओं में विभिन्न संख्या होती है, तो इसका यह हो जाएगा। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का संबंध जो है कि सीखने संबंधित अयोग्यता है, सीखने संबंधित अयोग्यता है, तो इसका जो कि चौथा हो जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स का जो कि सीखने संबंधित सॉरी पुरुष और महिलाओं में समान संख्या होता है। पुरुष और महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम्स में जो कि पुरुष और महिलाओं की विभिन्न संख्या होती है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और समान संख्या गुणे हैं, जैसे कि 23 जोड़ा जो है कि क्रोमोसोम है, तो जिसमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो कि पुरुष महिला के मेल खाते हैं और 1 जोड़ा क्रोमोसोम जो कि मेल नहीं खाते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम पुरुष और महिलाओं के विभिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्या होती है, उससे भिन्न संख्या होती है। तो पहले का जो है कि दूसरा और दूसरे बी का जो है कि पहला, तो दूसरा पहला किसमें है? तो दूसरा पहला सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मंद बुद्धि बुद्धि लब्धि, ऑटोसोम्स जो है कि पुरुष और महिलाओं में समान संख्या होती है, डिसलेक्सिया सीखने संबंधित अयोग्यताएं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो है कि पुरुष व महिलाओं में विभिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? तो ज्ञान, बोध, अवृत्ति, मूल्यांकन। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह जो है कि अवृत्ति नहीं सम्मिलित है। ज्ञान, बोध, मूल्यांकन सम्मिलित है, अवृत्ति नहीं सम्मिलित है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है कि स्मरण, चिंतन शक्ति, सृजनात्मक लेखन कौशल, तो इसमें से इसका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो कि स्मरण पर आधारित होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्मरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक, इनमें से सभी। तो जो है कि वैज्ञानिक होता है।
कौन सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि छात्रों को प्रयोग करके सीखने को मिलता है, जिससे छात्रों की गहराई तक जाने को मिलता है और छात्रों को याद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। तो अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर बच्चों के बौद्धिक विकास क्रम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो बच्चों में बौद्धिक विकास क्रम जो है कि अतिरिक्त से निश्चित की ओर है। फिर से यह रिपीट किया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? एक कारक सिद्धांत, वेश्चर सिद्धांत, टर्सन सिद्धांत, प्रतिवर्धन सिद्धांत। तो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से इस प्रकार का नहीं है। तो यह वेश्चर सिद्धांत है, वेश्चलर सिद्धांत है, सॉरी वेश्चलर सिद्धांत। इसका आंसर बी हो जाएगा, वेश्चलर सिद्धांत है। तो बुद्धि कोई ठोस वस्तु नहीं है, वस्तुतः यह व्यक्ति के व्यवहार कार्य करने की विधि, समस्या को सुलझाने की क्षमता के रूप में प्रदर्शित होने वाली योग्यता है। वेस्टलर सिद्धांत बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है तो 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास जो है कि 6 वर्ष में होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। बच्चों में संकल्पनात्मक खेलों की प्रवृत्ति 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच चरम सीमा पर होती है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ बच्चों में यथार्थ दृष्टिकोण विकसित होने के कारण दीवा स्वप्न अर्थात कल्पना की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जो बालक वह संधि की अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि कौन सा है? जिन्स वर्ग, प्रायर, टर्नर, टर्न्स और टर्मन। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह जो है कि टर्न होगा, टर्न है, इसका ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। टर्न के अनुसार जो कि किसी भी नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक सामान्य क्षमता की बुद्धि, अर्थात नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं, इनमें से वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय, प्रजाति भिन्नता। तो बुद्धि के विकास में प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो धार्मिक मान्यताएं नहीं है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। धार्मिक मान्यताएं बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं, जबकि वंशानुक्रम, व्यवसाय, स्वास्थ्य, प्रजातीय भिन्नता आदि बुद्धि के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कि अल्फ्रेड वीने हैं। अल्फ्रेड वीने हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक वीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को है। बुद्धि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि का विभाजन किया जा सकता है। तो गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि का विभाजन कितने में किया जा सकता है? तो इसका जो कि हो जाएगा 120 कारकों में, 120 कारकों में किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि एक संरचना प्रतिमान होता है जिसमें 3 आयाम होते हैं: संचालन, उत्पादक, विषय वस्तु। संचालन, उत्पादक, विषय वस्तु होता है। तो हमारा जो कि क्लास समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास जो है कि खेल एवं कार्य से संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए।